गांव की पगडंडियों पर जब भोर की ओस चमकती तो दूर कहीं मंदिर की घंटी बजती और मुर्गे की बाग सुनाई देती। पर गंगा के घर में इन ध्वनियों से पहले जागता था चूल्हे का धुआं और उसके साथ उसकी थकी हुई सांसें। हे भगवान, सुबह सुबह आंख ही नहीं खुले तो मेरे घर में पानी ही ना है। पास के घर में लगे हुए नल में बस 1 ही घंटे पानी आता है। अरे तो क्यों परेशान हो रही है? मैं हूँ ना, अभी पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, कहते हुए गंगा धनीराम के हाथों से पानी की बाल्टी लेने लगी, मगर धनीराम नहीं दे रहा था। दोनों की प्यार भरी नोक-झोंक चालू थी। मुझे ये सब काम करने दे गंगा, वैसे भी मैं तेरे लिए कुछ खास नहीं कर पाता हूँ। मेरे छोटे से घर में सारा काम तू ही तो करती है। खबरदार, जो मेरे घर को छोटा सा घर कहा तो ये तो मेरे सपनों का महल है। तू धन्य है गंगा जो छोटी सी झोपड़ी को महल बोल रही है। धनीराम और गंगा का घर मिट्टी का बना छोटा सा ढांचा था, जिसमें से बरसात में पानी टपकता और गर्मियों में धूप भीतर तक आती। दीवारों पर जगह जगह दरारें, आंगन में एक टूटी खाट, एक घड़ा और कोने में मिट्टी का चूल्हा। यही उसकी दुनिया थी। 12 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो और लड़कियों की तरह मेरे भी ख्वाब थे और ख्वाहिश थे। तब मैंने भी सपने देखे थे। मैं भी सोचती थी एक छोटा सा घर, मेहनती पति, हंसते खेलते बच्चे। मेरा हर सपना तुमने पूरा किया और तूने मेरे हर सुख दुख में साथ दिया। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। शादी के शुरुआती कुछ सालों तक धनीराम सचमुच मेहनत करता। खेतों में मजदूरी, ईंट भट्टे पर काम, जो मिला कर लिया। गंगा उसके लिए रोटियां बनाती, पानी लेकर जाती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। लेकिन धीरे धीरे गांव के अड्डे पर बैठने की आदत ने धनीराम को जकड़ लिया। अरे धनीराम, जब देखो तब काम से घर, घर से काम। कभी तो दोस्तों के साथ बैठ जाया करो भाई। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दिन भर काम की थकान हो जाती है, फिर गंगा भी घर में मेरा इंतजार करती है। अरे घर तो रात में सभी को जाना होता है, हम भी तो थकान उतारने के लिए मौज करते हैं। आओ बैठो हमारे साथ। कहते हुए धनीराम के दोस्तों ने उसे अपनी संगत में बिठा लिया। अब धनीराम को अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है, क्योंकि वहाँ पर वो ताश, बीड़ी, फिर शराब का दौर चलता है। मजदूरी के पैसे घर आने के बजाय वहीं खर्च होने लगे। शराब का नशा वैसे भी इंसान के स्वभाव को बदल देता है। वो चिड़चिड़ा, हिंसक और शक्की हो जाता है। ऐसा ही कुछ धनीराम के साथ हुआ। ये क्या, मुझे तो लगा था आप कभी कभार अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शराब पी लेते हो, मगर आप तो आजकल रोज शराब पीकर आने लगे हो। तो क्या हुआ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, क्या थोड़ी देर अपने मनोरंजन के लिए अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठ सकता? दोस्तों के साथ मनोरंजन करने में और शराब पीने में बहुत अंतर है। आजकल आप घर पर भी ध्यान नहीं देते हो। आपकी शराब पीकर आने का असर बच्चों पर भी हो रहा है। तू मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है। सही कहते हैं मेरे दोस्त, पत्नी को ज्यादा सर पर बिठा लो तो वो पति को अपने से ज्यादा बेवकूफ समझने लगती है। मगर मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे घर के लिए क्या सही है। कहते हुए धनीराम अपने घर से बाहर निकलने लगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रुको, रुक जाओ। गंगा के कहने पर भी धनीराम नहीं रुका। ये देख गंगा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? पापा आज फिर से घर देर आएंगे क्या? माँ, तुम मत रो, मैं किसी भी चीज की जिद नहीं करूंगी। गंगा के दोनों बच्चों की आंखों में मासूमियत थी, पर उस मासूमियत पर डर की हल्की परछाई हमेशा रहती। जब पिता नशे में घर आता तो वो चुपचाप कोने में सिमट जाते। एक रात घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ, आज बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। घर में खाने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। जैसे ही तुम्हारे बाबा मजदूरी से आएंगे, उनके पैसे लेकर कुछ राशन का सामान लेकर आ जाऊंगे। तब तक तुम पानी पी लो। माँ, तुमने अभी आधे घंटे पहले भी 2 गिलास पानी पिला दिया था, मगर पानी नहीं पीना है, कुछ खाना है। राधा को भी बहुत तेज भूख लग रही है। बस कुछ देर और मेरे बच्चों, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। तभी धनीराम वहां पर आया।
वो शराब के नशे में चोर था। उसने आते ही घर में सामान की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ये क्या हो गया है आपको? इतने गुस्से में क्यों? 2 दिन की कमाई जुए में हार गया हूँ। गुस्सा ना हो तो क्या करूं? हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? आप अपनी कमाई जुए में हार कर आ गए और मैं यहाँ बच्चों को समझा रही थी कि बस बाबा आ जाएंगे तो खाना लेकर आएंगे, मगर अब मैं बच्चों से क्या कहूँ? गंगा की बातें सुनकर धनीराम को गुस्सा आ गया। वो कभी बच्चों को देखता तो कभी गंगा को। उसने गुस्से में गंगा को पैसे देने से मना कर दिया। ऐसा मत करो, मेरे लिए ना सही बच्चों के लिए तो थोड़े पैसे दे दो। 2 दिन से बच्चों ने सही से खाना नहीं खाया है, थोड़ा सा राशन लेकर आ जाऊंगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुझे पैसे चाहिए तो खुद कमा कर ले आ। कहते हुए वो नशे में नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर बच्चे रो पड़े और रोते ही सो गए। लेकिन उस रात गंगा की आंखों से आंसू नहीं गिरे। बच्चों की हालत देख गंगा को बहुत बुरा लगा। उसने पहली बार खुद से कहा, अब बहुत हो गया। अगर मैं अब भी चुप रही तो बच्चे भी इसी अंधेरे में बड़े होंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। ऐसे ही पूरी रात निकल गई। अगली सुबह गंगा कुछ करने का सोच ही रही थी कि उसकी पड़ोसन 10-12 उबले आलू और कुछ आटा लेकर आ गई। गंगा, तेरे हाथ के बने आलू के पराठे मेरे घर के सब लोगों को बहुत पसंद है। ये ले, थोड़े से पराठे बना दे और कुछ अपने बच्चों को भी खिला देना। मैं आलू के पराठे बनाऊं? हाँ बहन, आज कुछ मेहमान घर आने वाले हैं और मुझे कुछ और काम भी है, तो पराठे बना देगी तो मेरी मदद होगी। बदले में चाहे कुछ पैसे ले लेना। कहते हुए पड़ोसन कुछ पैसे देकर और आलू आटा देकर उसे चली गई। गंगा, मेरे घर आए मेहमानों को और सब लोगों को तेरे हाथ के बने पराठे बहुत पसंद आए। उसकी बातें सुनकर गंगा खुश हो गई। उसके पास आज की मेहनत के पैसे थे। वो कभी उन पैसों को देखती तो कभी बचे हुए आलू के पराठे की ओर। तभी उसे एक आइडिया आया। सब लोग कहते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, क्यों ना चौराहे पर मैं अपने हाथ के बने आलू के पराठे ही बेचूं, 4 पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, इन पैसों से तो आलू और पराठे बनाने का सामान लेकर आ जा। कुछ और पैसे चाहिए हो तो ले लेना। फिर थोड़ी सी देर में गंगा ने सामान ला पराठे बनाना शुरू किया। आलू में लाल मिर्च, नमक और हल्दी, साथ ही घर का बना स्पेशल मसाला डाला। देखते ही देखते 10-12 आलू के पराठे तैयार हो गए। अरे, ये तो केवल 10-12 ही आलू के पराठे, थोड़े और बना लेती। मैंने तो तुझे कहा ही था, पैसे और चाहिए तो ले लेना। अरे बहन, पहले इतने पराठे तो बिके, फिर सोचूंगी आगे क्या करना है। उसने पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कपड़ा बनाया। अपनी टूटी हुई डलिया में उसने कपड़े को रखा और उस पर पराठे रख वो बेचने के लिए निकल गई। उसने तय किया कि वो गांव के चौराहे पर पराठे बेचेगी। चौराहे पर रोज मजदूर इकट्ठा होते हैं, कोई ईंट भट्टे का ठेकेदार, कोई खेत का मालिक। लोग काम की तलाश में खड़े रहते हैं, मुझे वही ग्राहक मिलेंगे। चौराहे पर एक बरगद का पेड़ था। गंगा ने उसी के नीचे अपना छोटा सा ठिकाना बनाया। जब वो बैठी तो धनीराम के कुछ दोस्तों ने उसे देखकर हंसकर कहा, अरे देखो, धनीराम की घरवाली अब दुकानदारी करेगी। क्यों भाभी जी, घर का काम कम पड़ गया क्या? या धनीराम अब घर गृहस्थी संभाल रहा है जो आप कमाने के लिए निकली हो? धनीराम के दोस्तों की बातें सुनकर गंगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, जब बात बच्चों की हो तो माँ कुछ भी कर सकती है। उसने वहां पर छोटा सा चूल्हा बनाया और उस पर तवा गरम कर जैसे ही उसने तवे पर पराठा गरम करने के लिए डाला, वैसे ही देसी घी की हल्की सी खुशबू थी। आसपास खड़े लोगों की नजर उसकी ओर गई। वहां पर उसका पड़ोसी भी खड़ा था। उसने देखा गंगा आलू के पराठे बेच रही थी। अरे गंगा भाभी, ये पराठे क्या आपने बनाए हैं? हाँ भैया। भाभी, मैंने कल आपके हाथ के पराठे खाए थे, पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। मैं तो आज भी आपके हाथ के पराठे खाऊंगा। मुझे 4 पराठे दे दो। अपने पड़ोसी की बात सुनकर गंगा के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई, क्योंकि वो उसका पहला ग्राहक था। गंगा ने तुरंत गरम कर 4 पराठे उसे दे दिए। उसके अलावा उसके केवल 2 ही पराठे और बिके थे।
पहले दिन केवल 5 ही पराठे बिके, मगर मेरी पहली कमाई के सिक्के आज मेरी हथेली पर खनक रहे हैं। ये रकम बहुत छोटी है, लेकिन उसके लिए ये मेरी पहली जीत थी। घर लौटकर उसने उन पैसों को अगले दिन आलू के पराठे बनाने का सामान खरीदा। बचे हुए पराठे उसने अपने बच्चों को खिला दिए। बच्चों ने जब पेट भरकर खाया तो उनके चेहरे की मुस्कान ने गंगा को विश्वास दिलाया वो सही रास्ते पर है। मगर धनीराम जब घर वापस आया तो वो बहुत नाराज हुआ। गंगा, ये सब क्या है? तुम चौराहे पर मेरी इज्जत नीलाम करना चाहती हो? आज के बाद वहाँ नजर मत आना। धनीराम की बातें सुनकर गंगा थोड़ा सा डर गई, मगर उसके मन में अपनी कमाई का कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो धीरे से बोली, शराब पीकर चौराहे पर पड़े रहते हो, तब तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होती? मुझे मेरा घर चलाना है। जिससे अपनी इज्जत प्यारी है वो मुझे छोड़कर चला जाए। गंगा की बात सुनकर धनीराम को गुस्सा आया और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि गंगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर धनीराम गंगा को कुछ नहीं बोला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गंगा का दिन अब सुबह 4 बजे शुरू होता। वो कुएं से पानी भरती, चक्की से आटा पिसवाती, मसाले कूटती, फिर सामान बांधकर चौराहे तक जाती और सारा दिन मेहनत करती। अरे वाह, तुम्हारे हाथ के खाने में तो स्वाद है। भाभी रोज रोज आलू के पराठे बनाती हो, कल प्याज के पराठे बनाकर लेकर आना। हाँ, रोज वैरायटी चेंज होगी तो खाने में मजा आएगा। अब धीरे धीरे सब लोगों को गंगा के हाथ के पराठे पसंद आने लगे थे। धनीराम को उसका काम करना पसंद नहीं था। कई बार वो चौराहे पर आकर हंगामा करता। एक दिन उसने गुस्से में तवा उठाकर फेंक दिया। दूसरे दिन आटे में मिट्टी मिला दी। तुम ये रोज रोज के नाटक क्यों कर रहे हो? तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती? मुझे नहीं पसंद कि तुम चौराहे पर अपनी दुकान चलाओ। घर चलाने के लिए, बच्चों की भूख के लिए किसी को तो कमाकर घर चलाना होगा। तुम चाहे जितना परेशान करो, मैं हर बार नया आटा नया तवा खरीदूंगी, कभी उधार लेकर कभी बचत से, मगर अब मैं नहीं रुकूंगी। धीरे धीरे उसके पराठे का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। उसने एक ठेला ले लिया था। लोगों की भीड़ उसके पराठे सिकने का इंतजार करते। लोगों की भीड़ को देख उसने सोचा, लोगों का इंटरेस्ट ऐसे ही बना रहे, इसीलिए कुछ अलग करना होगा। उसने पराठों के साथ तीखी हरी मिर्ची की चटनी बनानी शुरू की। गर्मियों में ठंडी छाछ भी देने लगी। गंगा के हाथ में तो जादू है, माँ के हाथ जैसा स्वाद है। अच्छा, तुम यहाँ दुकान लगाती हो, हमें अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। सच में धनीराम बहुत किस्मत वाला है, इतनी मेहनती बीवी मिली है उसे। ऐसे ही कुछ दिन बीते। 6 पराठों की बिक्री से शुरू हुआ सफर पहले 10, फिर 20, फिर 50 पराठों तक पहुंचा। अब तो शाम तक सारा सामान बेच दिया करती थी। अब तो मेरा काम अच्छे से चलने लगा है। मुझे किसी की मदद की जरूरत है, क्यों ना मैं किसी को अपनी मदद के लिए रख लूं, मगर कौन? गंगा सोच ही रही थी कि उसे याद आया कि उसके पड़ोस में एक विधवा महिला रहती थी जो अच्छी तरह अपने घर परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाती है। गंगा ने उसे रोजगार देने के बारे में सोचा और उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। गंगा ने खुद के साथ साथ उस बेचारी गरीब विधवा को भी रोजगार दिया। वाह गंगा भाभी, आपकी मेहनत से आपका संघर्ष तो कम हुआ ही, आपने मेरा संघर्ष भी कम कर दिया। अरे अभी तो शुरुआत है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। कई बार तेज बारिश में मेरा चूल्हा बुझ जाता है, आंधी में तंबू उड़ जाता है, पर अब मेरे भीतर का हौसला बुझने वाला नहीं। सच में गंगा भाभी, आपके हौसले का जवाब नहीं। आप किसी भी मुसीबत से डरती नहीं हो। जब बात बच्चों की होती है तो कोई भी माँ किसी भी परेशानी से नहीं डरती। एक दिन दोपहर में धूल भरी आंधी चल रही थी। तभी एक कार गांव के पास खराब हो गई। उसमें से एक सज्जन उतरे, मिस्टर खन्ना। वो शहर के थे, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में मोबाइल। भूख से परेशान होकर वे चौराहे की ओर आए। गंगा के ठेले के पास रुककर बोले, एक पराठा मिलेगा? हाँ साहब, जरूर। कौन कौन से पराठे हैं? जी, आलू, प्याज, मेथी, गोभी। आपको कौन सा दे दूं? सब एक एक दे दो। गंगा ने संकोच से मुस्कुराते हुए पराठा परोसा। खन्ना जी ने जैसे ही पहला कौर खाया वे चौंक उठे। स्वाद में सादगी थी लेकिन गहराई भी। उन्होंने गंगा से बातचीत शुरू की।
गंगा ने धीरे धीरे अपना जीवन खोलकर रख दिया। खन्ना जी की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे भीतर अद्भुत साहस है, साथ में स्वाद का हुनर भी। अगर सही अवसर मिले तो तुम बहुत आगे जा सकती हो। खन्ना जी जो एक सामाजिक संस्था चलाते थे, साथ ही शहर में एक बड़ी होटल के मालिक थे, उन्होंने गंगा को गांव में छोटी सी पक्की दुकान लेने के लिए आर्थिक मदद दी। साथ ही शहर के मेलों में स्टॉल लगाने का भी मौका दिलवाया। आज शहर में कुकिंग कंपटीशन है, तुम भी पार्टिसिपेट करो। मैं कैसे शहर में आकर कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ? तुम मेरे रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करोगी। मेरे रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट शेफ तुम्हारे साथ काम करेगा। मिस्टर खन्ना के कहने पर गंगा ने कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और फर्स्ट प्राइज जीता। कई न्यूज़पेपर में उसकी फोटो आई। गंगा बताओ, ये सब देखकर कैसा लग रहा है? साहब, मैं पहली बार गांव से बाहर आई हूँ। शहर की भीड़, रोशनी, बड़े बड़े बाजार देखकर एक बार को तो मैं घबरा ही गई थी, लेकिन जब लोगों ने मेरे पराठों की तारीफ की तो अब मेरा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। अरे दीदी, आप तो सेलिब्रिटी बन गए, न्यूज़पेपर में आपकी फोटो आई है। लोग सच ही कहते हैं, मेहनत करने वालों के साथ हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है। कुछ महीनों में मेहनत कर गंगा ने चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान ले ली। उसने बच्चों को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया। आर्यन पढ़ाई में अच्छा है, राधा को विज्ञान में रुचि है, तो वो डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी। गांव वाले अब गंगा का सम्मान करते थे। गंगा ने गांव में शराब मुक्ति का आंदोलन चलाया। गंगा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं तुम्हें तभी माफ कर सकती हूँ जब तुम शराब पीने की आदत छोड़ दो। भाभी, अब धनीराम क्या, हम तो गांव के सभी मर्द शराब पीना छोड़ने वाले हैं। लो भाभी, अब तो गांव की महिलाएं भी खुश हो जाएंगी। गंगा की अच्छी इमेज और समझदारी के कारण पंचायत में उसकी राय ली जाने लगी। सरपंच ने जब उसे मंच पर बुलाकर सफल उद्यमी कहा तो धनीराम के चेहरे पर भी खुशी की चमक थी। गंगा ने अपनी दुकान में अब 2 विधवा महिलाओं को काम पर रखा, क्योंकि वो जानती थी कि आर्थिक स्वतंत्रता ही असली शक्ति है। अब उसकी दुकान केवल पराठों की जगह ही नहीं थी, वो उम्मीद का केंद्र बन गई थी। कुछ सालों बाद आज गंगा की दुकान बड़ी हो चुकी है। उसने पास की दुकान भी किराए पर लेकर बैठने की व्यवस्था बढ़ा दी है। अब वहाँ केवल पराठे ही नहीं, कढ़ी, चावल, छोले भटूरे और मिठाई भी मिलती है। आर्यन कॉलेज में है, राधा मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है। गंगा अब भी वही सूती साड़ी पहनती है, तवे पर खुद पराठे सेकती है। जब कोई नई महिला आकर उससे पूछती है, दीदी क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? जब तक सांस है तब तक आशीर्वाद, हंसी और कुछ करने का रास्ता है। एक समय जिसे समाज ने दुत्कारा था, आज वही महिला पूरे जिले के लिए प्रेरणा है। गंगा ने केवल अपना भाग्य नहीं बदला, उसने ये साबित किया है कि साहस, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी राख से उठकर नई कहानी लिख सकता है। और हर सुबह जब उसकी दुकान से उठती पराठों की खुशबू हवा में फैलती है तो वो केवल भूख नहीं मिटाती, वो उम्मीद जगाती है।